Dear students, all of you are welcome to our channel. I am your friend Dwarka Prasad. In today's video, we will talk about class 10 chapter 1st resource and development. We have English and Hindi medium students associated with us. So we will try to explain this chapter in both the languages. प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त द्वारका प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स। चूँकि हमारे साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो हम इस चैप्टर को दोनों माध्यम में समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आपको एसएस कठिन लगती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसएस बिल्कुल सरल लगने लगेगी। हम बिल्कुल इजी तरीके से इजी लैंग्वेज में इसको समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्स प्लानिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्स क्या है, रिसोर्स के टाइप्स कितने हैं और रिसोर्स की प्लानिंग क्यों की जानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज, हमारा पहला टॉपिक है रिसोर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसोर्स क्या है। इस बिंदु पर बात करते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आपको आपके आसपास जो चीज़ें दिख रही है जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आपके सामने आपको फैन दिख रहा होगा, पेन दिख रहा होगा, कॉपी दिख रही होगी, किताब दिख रही होगी। ये सब चीज़ें हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, तो ये सब चीज़ें रिसोर्स कहलाएगी। यानी वो सब चीज़ें जो ये सब चीज़ें हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, इसलिए हम इनको रिसोर्स कहते हैं। यानी एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technically accessible, economically feasible and cultural acceptable can be termed as resource। यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं और उसको कल्चरली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो रिसोर्स है वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है और उसको हम यूज कर सकें, इससे हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और उसको समाज एक्सेप्ट करता है, तो वो चीज़ें रिसोर्स कहलाएगी। अब आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जैसे एक चोर है, वो चोरी करता है तो चोरी करके उसकी आवश्यकता पूरी होती है, लेकिन उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली और फेसिबल होना चाहिए, तब उसको हम रिसोर्स कहते हैं। यानी इसका सार ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिसोर्स। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी सेटिस्फाई योर नीड्स वी कॉल रिसोर्स। यानी वो सब चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स। यानी उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा बायोटिक रिसोर्स एंड सेकेंड अबायोटिक रिसोर्स। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव, ऑल लिविंग थिंग्स काउंट इन बायोटिक रिसोर्स एंड नॉन लिविंग थिंग काउंट इन अबायोटिक रिसोर्स। यानी सारे जो जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे जिनमें जीवन होता है, वो सारे बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। और एबायोटिक रिसोर्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे वाटर है, सॉइल है, विंड्स, ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आती है। इसको और अभी हम आगे की स्लाइड में अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन्स। यानी हम ये उत्पत्ति के आधार पर समझने वाले हैं। बायोटिक रिसोर्स, these are obtained from biosphere and have life such as human beings। यानी वो सारी चीज़ें जिनमें जीवन होता है, उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में सजीव और निर्जीव पढ़े होंगे।
तो जो सजीव है सारे जिनमें जीवन होता है वो सब बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। और एबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, यानी वो सारी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, चट्टानें, विभिन्न प्रकार की धातुएं, सॉइल्स, वाटर, जिनमें जीवन नहीं होता वो सारी चीज़ें एबायोटिक रिसोर्स में कैलकुलेट की जाती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। आपको वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अब टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इसको आराम से इसको सुनते रहे, समझते रहें। इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला भी हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू ऑरिजिन्स, यानी उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स। ऑरिजिन्स का अकॉर्डिंग रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, यानी समाप्त होने के आधार पर हम रिसोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जैसा नाम से समझ में आ रहा है, न्यू का मतलब होता है नया और रीन्यू का मतलब होता है फिर से नया। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में वो सारे रिसोर्स आते हैं जो एक समय के बाद वापस रिन्यू हो जाते हैं और नए बन जाते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यू यानी जो फिर से नए नहीं बनते, अगर वो बनते हैं तो भी उनको बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, वो सारे रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। अभी और अच्छे तरीके से हम आगे समझने वाले हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकल प्रोसेस और नाउन एज renewable resource. And non-renewable resource, the resource once consumed cannot be replenished and now as non-renewable resource. These resources take million of years in their formation. यानी रिन्यूएबल रिसोर्स वो सारे रिसोर्स जो फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकली प्रोसेस से रिन्यू हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको एक बार हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वापस रीन्यू नहीं होते, उनको बनने में, उनके फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, यानी उनके फॉर्मेशन में करोड़ों साल लग जाते हैं, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स की, यानी वो सारे रिसोर्स जो एक वक्त के साथ वापस फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस से वापस रिन्यू हो जाते हैं, नए बन जाते हैं, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। यानी आपको पता है सूर्य रोज़ निकलता है और उससे सोलर एनर्जी जनरेट करके हम विभिन्न कामों में उसको यूज करते हैं। आपको पता है आज सोलर से हमने एनर्जी जनरेट की, आज यूज कर लिया, कल वापस सन निकलेगा, उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम उसको यूज कर पाएंगे। विंड, जब तक हमारी अर्थ है विंड रहेगी, रोज़ हम विंड का यूज करेंगे और उससे हम यूज कर सकते हैं, यानी नई बन जाती है। नया यानी इनका जो स्टॉक होता है अनलिमिटेड होता है और एक वक्त के बाद वापस हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हो गए, यानी वो सारे रिसोर्स जो वापस रिन्यू हो जाते हैं, जिनका अनलिमिटेड स्टॉक होता है, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया रिन्यूएबल, जैसा नाम से समझ में आ जाना चाहिए, रीन्यू यानी फिर से नया हो जाना। इसके एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, वाटर भी आपको पता है हमारी अर्थ के 71% पार्ट पर वाटर है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। और इसका आप ऊपर पिक्चर भी देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये रिन्यूएबल रिसोर्स के हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी हम बात करते हैं, उनको एक बार यूज करने के बाद वापस रिन्यू नहीं होते, अगर होते हैं तो भी उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं, उसके बाद वापस बनते हैं। जिसके एग्जांपल देख सकते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपको पता होगा जो कोल है वो हमारी अर्थ के अंदर खुदाई करके निकाला जाता है, जिसकी फॉर्मेशन में करोड़ों साल लगते हैं, उसके बाद बनता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ऑयल, इन सब को एक बार हम यूज़ कर लेते हैं तो वापस ये फिर से रीन्यू नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो इनको बनने में नेचर के द्वारा रिन्यू होते हैं और इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। आपको पता है जो हमारा कोल है वो हमारी अर्थ के अंदर
किन्हीं कारणों से पेड़ पौधे दबने से बना है और इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा। तो ये सारे जो रिसोर्स है, ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल रिसोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब हो गया मालिक या जिसकी संपत्ति होती है उसके अनुसार हम रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप समझ में आ गया होगा, मालिकाना हक यानी जो जिसकी संपत्ति होती है उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स द रिसोर्स ऑन प्राइवेटली, यानी ये किसी निजी व्यक्ति का होता है। बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लॉट, हाउसेज एटसेट्रा ऑन्ड बाय ए पर्सन। यानी वो सारे रिसोर्स जो किसी व्यक्ति की निजी व्यक्ति का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है। जैसे हम सोचते हैं, हम देखते हैं प्लॉट, किसी व्यक्ति का प्लॉट हो गया, किसी का मकान हो गया, तो वो खुद की उस व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ऑन्ड बाय ए पर्सन यानी एक पर्सन का होता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, यानी वो सारे रिसोर्स जिस पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है उसे हम कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ऑन्ड बाय ए कम्युनिटी, यानी आपने देखा होगा जो पब्लिक पार्क है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो पूरी कम्युनिटी के होते हैं। इसी प्रकार आप गांव में जाके देखें, जो तालाब होता है, चारागाह भूमि होती है जहाँ पशु चरते हैं, वो सारे किसी एक व्यक्ति के नहीं होती, उस पर पूरी कम्युनिटी यानी वहाँ रहने वाले जो समुदाय है उस सबका अधिकार होता है, उसे हम कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्स कहते हैं। अगले हम बात करें नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स वो सारे रिसोर्स जिस पर किसी एक नेशन का अधिकार होता है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। द रिसोर्स विच कम अंडर नेशन आर नाउन एज नेशनल रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जो किसी नेशन के अंडर में आते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होती है, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स यानी वो सारे रिसोर्स आते हैं जिस पर किसी एक नेशन का अधिकार नहीं होकर सारे नेशंस का अधिकार होता है, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं, उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। द रिसोर्स लेंथ बीइंग 200 किलोमीटर ऑफ exclusive economic zone in the ocean or called international resource. No one can use the resource without the permission of international institution. यानी वो सारे रिसोर्स जो किसी एक कंट्री के अंडर में नहीं आते। आपको पता है जैसे 200 किलोमीटर का जो इकोनॉमिक जोन होता है समुद्र के अंदर, उसके बाद का जो एरिया होता है वो किसी एक नेशन के अंतर्गत नहीं आता, वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अंडर में आते हैं, उनकी परमिशन से यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पर आप इजी तरीके से समझें, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उसकी जो संपत्ति होती है उसके मालिक के आधार पर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स यानी जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे तालाब, कोई गांव में कोई तालाब हो गया, चारागाह भूमि हो गई, वो सारे इसमें आते हैं। नेशनल रिसोर्स ऑन्ड बाय ए नेशन, यानी किसी राष्ट्र की संपत्ति होती है जिस पे किसी देश का अधिकार होता है, उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो उसको ऑपरेट करते हैं, उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, यानी विकास के आधार पर रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके इसको बनाएंगे और इजी वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए, और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप अपने सजेशन भी दें और इसमें हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी अपने सुझाव दें। चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इन 4 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, सेकेंड डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड स्टॉक्स एंड फोर्थ रिजर्व।
4 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव not been utilized. For example, the regions of Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of winds and solar energy. पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब संभाव्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनकी संभावना है, अगर हम उसके टेक्नोलॉजी यूज करके हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, उनको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जो सोलर एनर्जी है, आपको पता सन की रेज राजस्थान और गुजरात वाला जो पार्ट है इसमें सीधी गिरती है, यहाँ पर सन की रेज ज़्यादा समय तक रहती है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी से को जनरेट करने की संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन उतनी अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा काम में ले सकें। अब धीरे धीरे ज़रूर इसका टाइम, इसके लिए टेक्नोलॉजी और इसके लिए हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन अभी जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। यानी पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स आते हैं जिनका उपयोग करने की संभावना हो, भविष्य के संभावित जो रिसोर्स होते हैं उन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा हमारा डेवलप्ड रिसोर्स, तो इसमें वो रिसोर्स आते हैं जो डेवलप हो गए हैं, जिनका अभी हम यूज कर रहे हैं, यानी रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यानी वो सारे रिसोर्स जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन करके हम अभी हम उसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो सारे डेवलप्ड रिसोर्स आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, या हम बात करें अगुचा माइंस जहाँ पर जिंक निकलता है, उसको वहाँ पर हम उसको यूज कर रहे हैं, वहाँ पर खुदाई चल रही है और वहाँ से जिंक निकाला जा रहा है, तो वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। यानी वो रिसोर्स, वो चीज़ें जो अभी हम उसको यूज कर रहे हैं, जिसका सर्वे हो चुका है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसे हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। और तीसरा जो है टाइप्स है स्टॉक्स द रिसोर्स that have been surveyed but cannot be used due a lack of technology. For example, water is compound of two inflammable gas, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich source of energy, but we don't have logical now how to use them. यानी स्टॉक्स में वो रिसोर्स आते हैं जिनका स्टॉक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसको हम कैसे यूज़ करें इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम उसको कैसे यूज़ करने की टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तो वो स्टॉक कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं वाटर O2, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, लेकिन इनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी जब नहीं जानते हैं तो वो हमारे पास क्या है, स्टॉक है। यानी भविष्य में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम उसको यूज कर पाएंगे, तो वो अभी हमारे लिए क्या है, स्टॉक है, यानी स्टॉक पड़ा हुआ है। भविष्य में जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो अब हम इसको यूज कर पाएंगे, तो वो स्टॉक कहलाएगा। तीसरा है रिजर्व, यानी जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, हम उसका यूज करना भी जानते हैं, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे रिसोर्स आएंगे रिजर्व में। जैसे द रिसोर्स दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विद present technology but their use has not been started or known as reserve. For example, the water in the dam and forest, यानी जिसके वो रिसोर्स जिसको हम जानते भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, भविष्य में उनका यूज़ होगा। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं रिजर्व। यानी आपको पता है हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, एक या दो ड्रेस हम ऐसी नई बिल्कुल पैक रखते हैं, जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तब यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास रिजर्व में पड़ी रहती है। यानी हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन हम अभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब हमें आवश्यकता होगी तो यूज़ करेंगे। तो उसी प्रकार रिसोर्स जिनको हम टेक्नोलॉजी भी है, जिनको हम यूज़ करना भी जानते हैं, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द डैम, जो बांध है उनमें पानी है, फॉरेस्ट है, इनको हम जानते हैं, इनके यूज़ भी जानते हैं, लेकिन जितना यूज़ होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा, हम भविष्य में इसको यूज कर पाएंगे, तो इसे हम कहते हैं रिजर्व। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के अनुसार हम रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स, यानी जिनका भविष्य में संभावना है,
अभी उतना यूज़ नहीं हो पा रहा है। डेवलप्ड रिसोर्स यानी जो अभी डेवलप्ड है और जिसका अभी हम यूज कर रहे हैं। स्टॉक्स यानी जिनके पास जिन रिसोर्स को यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसका उपयोग अच्छी तरीके से अभी समझ नहीं पाए हैं, तो वो अभी हमारे पास स्टॉक्स है। रिजर्व जिसके बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसको यूज़ करना भी जानते हैं, लेकिन अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो रिजर्व में आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार जो रिसोर्स उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा स्टॉक्स और चौथा रिजर्व। चलिए बात करते हैं जो रिसोर्स है इनका डेवलपमेंट क्यों किया जाना चाहिए, इनकी आवश्यकता क्यों है हमारे पास, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रिसोर्स की ओर हमारा ध्यान खींचती है, हमें रिसोर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, कौन कौन से तरीके क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो पहली बात तो ये है कि जो रिसोर्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सर्वाइवल यानी हमारा जो अस्तित्व है वो सारा हम रिसोर्स पे डिपेंड है। अगर सोचिए पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारे पास जो मिनरल्स नहीं होंगे, तो हमारा जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए रिसोर्स की हमें प्लानिंग करनी ज़रूरी है, इनका डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना जरूरी है। दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, यानी जो रिसोर्स है वो कुछ ग्रेडी लोग, जो स्वार्थी लोग हैं, उनके हाथों में केंद्रित हो गए, जिससे हमारी सोसाइटी विच द डिवाइड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, कुछ लोगों के पास वो एकत्रित हो गए, जिससे हमारी सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन गए, रिच हो गए, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। इसलिए रिसोर्स का ढंग से बंटवारा करना या रिसोर्स को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ताकि हमारी सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बना रहे। और इसके अलावा जो रिसोर्स है उनका अंधाधुंध उपयोग करने के कारण हमारा जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गई, यानी हमारी बहुत सारी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं हमारी उत्पन्न हो गई। जैसे आप समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हमारा जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी पिछली गर्मी के दिनों में बात करें तो हमारा टेम्परेचर बहुत हाई चला गया था, हमारे बहुत ज़्यादा हीट वे चली थी, आपको पता होगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, ओजोन लेयर को लगातार खतरा होता जा रहा है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसके कारण हमें रिसोर्स की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम रिसोर्स का डेवलप कर सकें और ये हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकें। आप देखें आज हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन और लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी जो प्योर एयर थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही, वो एयर पोल्यूशन होता जा रहा है। तो इसलिए हमें रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, रिसोर्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए। हमारे जो अभी हम आगे इसमें बात करेंगे, तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये जो बोर्ड है उसका फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो इसको हम समझें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है सतत विकास, यानी विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, हमारे जो संसाधन उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, और विकास डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहे, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग इन द प्रेजेंट, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज नहीं हो, और हमारा जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहे, एंड शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, यानी हमारी जो फ्यूचर की आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन रहे, और हमारे डेवलपमेंट की प्रोसेस भी चलती रहे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे आपको पता है पेट्रोलियम के भंडार सीमित है, और अगर हम उसका ज़्यादा उपयोग करते रहेंगे, अंधाधुंध उसका उपयोग करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। तो पेट्रोलियम को इस प्रकार यूज़ करें कि आपको पता है जो पेट्रोलियम है बाहर से आता है। आपने जो गाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखा होगा, मैंने एक गाड़ी देखी थी, जो ट्रेलर देखा था, उसके पीछे उसकी जो टंकी होती है उस पर लिखा था, कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी। यानी आप ये समझे पेट्रोलियम की हमारी जो नीड्स है, हमारी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब जो रिसोर्स है उनको हमें बचाना ज़रूरी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाए,
और हमारी जो डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस भी चलता रहे। यानी आप देखिए, हमें पेड़ों की आवश्यकता है, पेड़ की कटाई करनी पड़ती है फर्नीचर के लिए या और चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक पेड़ काटा तो कम से कम 2 या 5 पेड़ लगा दिए जाएँ, ताकि पेड़ भी ख़त्म नहीं हो और हमारे जो विकास की प्रक्रिया, हमारा काम भी चलता रहे। यानी हमारा जो काम है वो भी नहीं रुके, विकास भी होता रहे और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो चलिए, आज के इस वीडियो, हमारा वीडियो आधे घंटे से भी ज़्यादा होने जा रहा है, लगभग आधे घंटे के लगभग होने वाला है। तो मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या कोई कमी लगी तो आप अपनी सजेशन ज़रूर दें, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपका सहयोग बना रहा तो हम इन वीडियो को और लगातार कंटिन्यूसली इसमें लाते रहेंगे और आपको नोट्स भी ग्रुप में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या जो आपके नंबर, जो ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं 9672218411, इस पे आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, और ध्यान रखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।